स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं तो यस बोल दो। यस सर। ठीक है, अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि शीप जो प्राइमरी होस्ट है वो अपने फीकल मैटर के द्वारा कैप्सुलेटेड एग को बाहर निकालता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। वही एम्ब्रियो कुछ समय लेता है और फिर वो कंप्लीट तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कितना समय लेता है भाई, हम बात कर चुके हैं इसके लिए भी, 4-5 दिन का समय डिफ्रेंशिएशन के लिए लेता है। ठीक, उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो ये बन जाता है मेरास्टिडियम लार्वा। अब क्या होता है, मेरास्टिडियम लार्वा अपने एपिकल ग्लैंड से कुछ केमिकल निकालता है, लैक्टिक एंजाइम निकालता है, और यहाँ पर ऑपरकुलम को तोड़ देता है, वहां से हैच होकर बाहर निकलता है। हैचिंग मतलब अंडे को तोड़ के बाहर निकलना, बाहर निकलता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है। और यदि 24 घंटे के अंदर उसको उसका सेकेंडरी होस्ट नहीं मिला, इंटरमीडिएट होस्ट नहीं मिला, तो वो ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए बहुत तीव्र गति से, बहुत उतावलापन के साथ अपने सेकेंडरी होस्ट को ढूंढता है। जब सेकेंडरी होस्ट को ढूंढ लेता है तो उसके अंदर एंटर कर जाता है, और जब एंटर करता है तो सीधा पहुंच जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। लेकिन जब एंटर करता है तो वो अपना सीलिया को बाहर निकालते हुए वो अपने बॉडी को अंदर पेनेट्रेट करता है। एपिडर्मल लेयर या सीलिया की लेयर बोलो, जो बाहर में पाई जाती है, वो बाहर निकल जाती है, और अंदर जब जाता है तो बॉडी को घुमाते हुए, बोरिंग मूवमेंट करते हुए, वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करते हुए, संकुचन और फैलने वाला प्रोसेस करते हुए धीरे धीरे बॉडी को अंदर लेके जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अंदर जब जाता है तो वो बदल जाता है किसी दूसरे फॉर्म में, उसको बोलते हो स्पोरोसिस्ट लार्वा। इसका मतलब जब मेरास्टिडियम लार्वा बाहर में था उसमें सिलिया थी, स्पोरोसिस्ट में सिलिया नहीं है। ये अंतर है, और क्या क्या डिफरेंस है हम देख लेंगे आगे। ये हमारा अगला टॉपिक है, स्पोरोसिस्ट लार्वा ऑफ फेसियोला हिपेटिका। चलिए, हम अंतर को बाद में देखेंगे, पहले कमेंट को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये था मेरा मेरास्टिडियम लार्वा। ये बॉडी में जाने के बाद स्नेल की बॉडी के अंदर जब जाता है तो वो खुद बदल जाता है, किसमें, स्पोरोसिस्ट लार्वा में। ये तो मेरास्टिडियम लार्वा स्पोरोसिस्ट लार्वा में कितना अंतर है, देखिए। सबसे पहला तो अंदर आप ये देख पाएंगे, इसके बाहर में एपिडर्मल सेल की एक लेयर थी जिसके ऊपर सिलिया पाए जाते थे। तो एपिडर्मल सेल की लेयर में सिलिया है, जबकि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपने बॉडी को स्नेल के बॉडी के अंदर घुसाते गया, अपना बाहरी लेयर को बाहर फेंकते गया। ठीक, तो फिर जब अंदर जाता है तो एक पतला सा लेयर बन जाता है, उसको बोलते हो क्यूटिकल, बहुत थिन लेयर बनता है। जबकि उसके पहले उसके ऊपर में क्या था, सिलिएटेड एपिडर्मल लेयर था। चलिए, कहीं पर लिखा है तो देख लेते हैं। ये सिलिया लिखा, देखिए ये सिलिया, वो खत्म हो गया, और ऊपर में कौन सा लेयर है, एपिडर्मल प्लेट, एपिडर्मल सेल की लेयर थी, उसमें सिलिया थी, वो खत्म हो गया। ठीक, पहला अंतर तो यह आया। दूसरा अंतर क्या है कि एपिकल ग्लैंड का रोल खत्म। एपिकल ग्लैंड का रोल क्या था कि सेकेंडरी होस्ट से अटैच होना, उसको गलाते हुए बॉडी को अंदर घुसाना, पूरा मेरास्टिडियम अंदर घुसता, तो वो काम तो खत्म हो चुका है। इसलिए एपिकल ग्लैंड भी क्या हो गया, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिकल ग्लैंड था वो भी क्या हो गया, खत्म। तो एपिकल ग्लैंड यहाँ पर नहीं है। जो जो अंतर है जिसमें मैं उसकी बात कर दे रहा हूँ। एपिकल ग्लैंड यहाँ पर एब्सेंट हो गया भाई, यहाँ पर था वहां पर नहीं है। साथ ही साथ देखिए, एपिकल पेपिला भी नहीं मिलेगा आपको अलग से। साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ब्रेन भी नहीं मिलेगा। देखिए इतने पार्ट को देखिए, ब्रेन भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई आई स्पॉट भी नहीं है। समझ में आया ना, इतना चीजें नहीं है। और दूसरा जो चीज है कि वो फ्लेम सेल, एक्सक्रेटरी जो सिस्टम यहाँ पर फ्लेम सेल था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जो फ्लेम सेल था हमेशा संख्या में सिंगल रहता था। यहाँ पर फ्लेम सेल संख्या में कितना है, अकेला था। अब यहाँ पर दो फ्लेम सेल बन जाते, देखिए ये
डिवाइड हो जाता है, 2 फ्लेम सेल बना लेता है। ये अंतर हो गया। यहाँ पर दोनों साइड में एक एक फ्लेम सेल था, यहाँ पर दोनों साइड में 2-2 फ्लेम सेल हैं। ये बाकी सेम चीज है यहाँ पर। यहाँ भी एक्सक्रेटरी पोर नेफ्रिडियोफोर खुलता था, और यहाँ पे ओपनिंग ऑफ नेफ्रिडियम मतलब प्रोटोनेफ्रिडियम मतलब एक्सक्रेटरी पोर या नेफ्रिडियोफोर था। बाकी वही जर्म बॉल यहाँ भी है, जर्म बॉल यहाँ भी है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कहाँ पे हो रहा है बोलने पर, ये सेकेंडरी होस्ट बोले तो स्नेल, स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड के आसपास किसी टिश्यू में हो रहा है। चलिए, और ये हमारा स्पोरोसिस्ट लार्वा है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा का शेप कैसा है, इलोंगेट शेक लाइक, एक पाउच जैसा है, लंबा सा, देखो ये लंबा एक पाउच जैसा है भाई। ये लेंथ की बात करें 0.7 mm। बॉडी वाल की बात करें बिल्कुल मिरास्टियम के लार्वा के जैसे है। बॉडी का वाल जो है ना बिल्कुल मिरास्टियम लार्वा जैसे। अंतर सिर्फ इस बात का है कि सिलिएटेड लेयर नहीं होती है, और उसके बदले में क्यूटिकल की पतली सी लेयर पाई जाती है। देखो, बॉडी वाल सेम एज मिरास्टियम लार्वा एक्सेप्ट सिलिएटेड एपिडर्मिस व्हिच इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ पेनिट्रेशन। क्योंकि बस सिलेटेड एपिडर्मिस ही नहीं होता है, क्योंकि वो पेनिट्रेशन की प्रोसेस के दरमियान ही वो गायब हो जाता है, एंड सून रिप्लेस्ड बाय ए थिन क्यूटिकल, और एक बहुत पतली क्यूटिकल के द्वारा वो रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब सिलिएटेड एपिडर्मिस के बदले थिन क्यूटिकल आ जाता है। ये हो गया। अब देखिए, मैं बोला एपिकल ग्लैंड, पेनिट्रेशन ग्लैंड दोनों एब्सेंट है। ये ग्लैंड नहीं है, ब्रेन नहीं है, आई स्पॉट नहीं है, एपिकल पेपिला नहीं है। ये मिरास्टियम लार्वा में होते हैं, लेकिन स्पोरोस्टिस्ट लार्वा में सब गायब हो जाते हैं। ये जो नाम बोला हूं देखिए, ये सब क्या है, अब मिरास्टियम लार्वा डीजेनरेट एंड डिसअपियर। मिरास्टियम लार्वा में जो ये सब था, स्पोरोसिस्ट लार्वा के बनते ही वो सब गायब हो गया। प्रोटोनेफ्रिडिया of each site divide into 2 flame cells which open outside by a common excretory pore। अभी बोला हमें, इसमें दोनों में एक एक फ्लेम सेल था, अब डिवाइड करके 2 फ्लेम सेल बन गया, और ये कॉमनली एक एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा खुल रहा है। ये पोर के द्वारा खुल रहा है। दोनों फ्लेम सेल, प्रत्येक साइड का दोनों फ्लेम सेल एक ही एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा खुल रहा है। स्पोरोसिस्ट कंटेन जर्म बॉल, बिल्कुल। देखो, जर्म बॉल तो यहां भी था, जर्म बॉल तो यहां भी, देखिए ये जर्म बॉल यहां भी है। जो जो समानता है मैं उसको सेम कलर से बना दे रहा हूं ना। जर्म बॉल यहां भी है, और जर्म बॉल यहां भी है। स्पोरोसिस्ट मूव अबाउट इन द टिश्यू ऑफ होस्ट, बिल्कुल। स्पोरोसिस्ट कहां मूव कर रहा है भाई, सेकेंडरी होस्ट की टिश्यू में ना। होस्ट मतलब यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट से मतलब है, और सेकेंडरी होस्ट बोलूं या फिर इंटरमीडिएट होस्ट, या बोलूं मैं सीधा सीधा मोलस्का, या बोलूं सीधा सीधा क्या यहाँ पर स्नेल। स्नेल में प्लेनॉर्बिस, लिम्निया सब लिखा है, मैं देख लेना। ठीक, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। अब भाई सेकेंडरी होस्ट के अंदर ये है स्पोरोसिस्ट, और वहां से भोजन पानी ले रहा है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। इट्स जर्म वॉल डेवलप इनटू द नेक्स्ट लार्वल जनरेशन, द रेडियल लार्वा। अब देखिए, अब इसके जो जर्म बॉल हैं, देखिए भाई जर्म बॉल कहाँ है, ये जर्म बॉल, ये भी जर्म बॉल, देखिए ये भी जर्म बॉल है। यही जर्म बॉल बाद में डेवलप होकर रेडियल लार्वा बनाता है। देख लीजिए, अगला लार्वा बनता है, ये पूरा जर्म बॉल एक साथ डेवलप होगा और क्या बनाएगा, रेडियल लार्वा। और रेडियल लार्वा कहाँ है, मैं इसको एक अलग कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। यंग रेडियल लार्वा, ये देखिए यंग रेडियल, यंग मतलब अभी बन रहा है, वो रेडिया है, और यहां पर बन चुका है वो रेडियल लार्वा। ठीक, इसका मतलब स्पोरोसिस्ट लार्वा किसको बनाता है, रेडियल लार्वा को बनाता है। ठीक, स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर जो जर्म बॉल होता है उससे क्या बनता है, रेडियल लार्वा बनता है। ये हो गया। अगला देखें,
each स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस 5 to 8 रेडियल लार्वा, रेडियाई जो बोलो आप। प्रत्येक स्पोरोसिस्ट कितना बनाते हैं? 5 से लेकर 8 रेडियल लार्वा को बनाते हैं। एक बार हम यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको। ये कहाँ पे चल रहा है? इन द, मैं इसको लिख दे रहा हूँ आफ्टर पेनेट्रेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक। आफ्टर पेनेट्रेशन टू इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट को पेनेट्रेट करने के बाद की कहानी ऐसी है। चलिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ। चलिए भाई, अब मैं अगले कमेंट तरफ आ रहा हूँ। अब स्पोरोसिस्ट लार्वा से क्या बन गया? रेडिया लार्वा। अगला अगला हमारा जो लार्वा है वो है रेडिया लार्वा। अब थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं इसको। ये रेडिया लार्वा, ये स्पोरोसिस्ट था, स्पोरोसिस्ट से रेडिया लार्वा निकला। कैसे करके निकलता है बड़ा ध्यान से देखिए आप। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा था, और ये बन गया रेडिया लार्वा। एक चीज ध्यान देंगे कि स्पोरोसिस्ट लार्वा के ब्लास्ट होने के बाद ही बनता है रेडिया लार्वा। ब्लास्ट होना मतलब समझ लो ना कि पूरे ये वाल फट जाएगा। जब फट जाएगा तो लगभग लगभग कितना, अभी कितना लिखे थे हम? 5 से 8 रेडिया लार्वा वहां से फ्री हो जाएंगे। और जाएंगे तो कहां जाएंगे? वो कहां पे है? ये स्पोरोसिस्ट लार्वा कहां पर है? सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में है। और जब उसी डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्पोरोसिस्ट लार्वा का ये वाल फटेगा तो यहां से 5 से लेकर के 8 जो रेडियल लार्वा फ्री होंगे वो भी कहां मिलेंगे? सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक। ये कहानी है इसकी। ये चलिए भाई देख लेते हैं थोड़ा कमेंट। तो रेडियल लार्वा या रेडियाई एमर्ज फ्रॉम स्पोरोसिस्ट बाय रप्चर ऑफ इट्स बॉडी वॉल। जैसे स्पोरोसिस्ट फटता है तो उसके बाद क्या बनता है? रेडियल लार्वा बनता है। मैं यहां कर दे रहा हूं, चलिए ये देखिए, ये समझ लीजिए ये स्पोरोसिस्ट लार्वा फटा, क्या हुआ यहां पर? रप्चर हुआ। इसके बाद यहां से क्या रिलीज हुए? रेडियल लार्वा। देखिए ये रेडियल लार्वा समझ लीजिए आप। फटने के बाद ही बनता है, इसे याद रखना। संख्या में कितना? 5 से 8 हो सकते हैं भाई। मैं 5 बना दे रहा हूं ना। रेडिया लार्वा, रप्चर एंड रिलीज, ठीक। अगर मैं रेडियल लार्वा के सेप की बात करूं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलन जैसी होती है। ये देखिए लंबे लंबे स्ट्रक्चर है, बेलन जैसे राउंडेड है। लेंथ की बात करें 1.3 mm से 1.6 mm, लगभग लगभग एवरेज मान लो तो 1.5 mm का, 1.5 mm का एवरेज मान लीजिए इसको। हैविंग, अब यहाँ पर क्या चीजें पाई जाती हैं जरा हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये रेडियल लार्वा, चलिए भाई इसका माउथ दिख पा रहा है आपको? देखो तो ये माउथ, सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है? ये माउथ दिख रहा है, देखिए ये माउथ, ठीक। जबकि इसमें ऐसा कोई डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं, किसमें? स्पोरोसिस्ट लार्वा में। वो बाहर से एब्जॉर्ब करता था न्यूट्रिशन को, अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता था। दूसरी बात कर रहा हूं मैं कॉलर की। कॉलर क्या है भाई? देखिए तो उसके एंटीरियर पार्ट पर, ये एंटीरियर पार्ट है ना इसका,
ये एंटीरियर पार्ट हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो एंटीरियर पार्ट तब देखिए ये पूरा ऐसे, ये पूरा ऐसे सर्कल में ना बहुत मोटा मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं, कॉलर। बड़ा मस्कुलर होता है, ये ताकतवर होता है, और इसी के चलते मूवमेंट कर पाता है, गति कर पाता है ये। ठीक, ये हो गया कॉलर। ये सब नहीं था इस प्रोस्टेट लार्वा में ना। चलिए मैं इसको कलर से बना दे रहा हूँ। ये मोटा वाला भाग दिया, पूरा बॉडी में ना ये सर्कुलर है भाई। आप जैसे हाथों में रिंग पहनते हो ना, आप ये समझ लीजिए आपके हाथों में कोई बैंड पहना है, ठीक वैसा वाला बैंड जैसा ही पूरा समझ लीजिए। ये हो गया। तीसरा चीज मैं बात करूं, बर्थ पोर, जो कि परमानेंट होता है और कॉलर के नीचे थोड़ा सा नीचे होता है, देख लीजिए आप। ठीक, ये क्या है, बर्थ पोर। ये परमानेंट पाया जाता है हमेशा, हमेशा के लिए, और थोड़ा सा कॉलर के नीचे की तरफ होता है। ये ऊपर वाला कॉलर है इतना, उसके नीचे है बर्थ पोर। यहां से इस बर्थ पोर से ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होंगे वो बाहर निकलेंगे ऐसे। तो ये जो बाहर निकलेगा, हो सकता है ये रेडियल लार्वा हो, या हो सकता है वो सर्केरियल लार्वा हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं कौन से सीजन में ये चल रहा है। जैसे समर सीजन की बात करो ना, तो फिर रेडियल लार्वा ही बनते हैं वहां पर। लेकिन यदि विंटर सीजन की बात करो, तो वहां पर फिर सर्केरियल लार्वा बनना शुरू हो जाता है। ठीक, तो जो भी बनेगा वहां पर लार्वा, अगला अगला जनरेशन का लार्वा, वो बर्थ पोर से ही बाहर निकलेगा। और बर्थ पोर कैसे होता है वाला में, परमानेंट होता है। चलिए हम अगले बात करें, तो अगला आपको दिखेगा लेपेट्स। लेपेट्स ये भी कॉलर जैसा ही मस्कुलर होता है भाई, एक जोड़ी में मिलता है ये, वेंट्रोलेटरल पार्ट पर पाया जाता है। ये देखिए लेपेट्स जो दिख रहा है ना, बॉडी का पिछला वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है ना, ये भी मूव करने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या नाम है इसका, लेपेट्स। या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, प्रोक्रुस्कुला। प्रोक्रुस्कुला, ये वन पेयर में, एक जोड़ी में, कहां कहां पे देखिए तो, ये इधर भी है और इधर भी है। तो ये थोड़ा सा वेंट्रोलेटरल, वेंट्रोलेटरल मतलब थोड़ा सा इसके नीचे, वेंट्रल साइड पर, थोड़ा सा लेटरल साइड पर। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कुछ मछलियों के जो ये होते हैं ना, फिन होते हैं वैसे, जैसे मछलियां होते हैं यहाँ पर ऊपर में जो होता है डॉर्सल फिन, यहाँ पे जो होता है लेटरल फिन, लेकिन जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो वेंट्रोलेटरल है। ना तो पूरी तरीके से नीचे है, ना तो पूरी तरीके से साइड में है। तो जो वहां पर होता है उसको क्या बोलते हो, वेंट्रोलेटरल। क्लियर। तो कुछ उस प्रकार से यहां पर पाया जाता है, वेंट्रोलेटरल पोजीशन में पाया जाता है। ठीक, चलो अगला, बॉडी वाल की अगर बात करें, इसके बॉडी वाल की बात करूं, तो यूजुअल बॉडी वाल है जैसे बाकी सबका होता है। बाहर में क्या बताइए, क्यूटिकल, देखो दिख रहा होगा बाहर में क्यूटिकल है, ये बॉडी वाल में क्यूटिकल की लेयर है। उसके बाद फिर मस्कुलर लेयर मिलेगा। क्या मिलेगा उसके बीच में, मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में पता है आउटर वाला सर्कुलर होता है, इनर वाला लॉन्गिट्यूडिनल, पढ़ चुके। आउटर सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडिनल, ये हो गया। ठीक, और सबसे अंदर की बात करूं मैं तो सब एपिथेलियम लेयर, ये सब एपिथेलियम लेयर। सब एपिथेलियम लेयर, ये पूरा मिला के एक साथ मैं क्या बोलूं, बॉडी वाल। ये कहा होता है स्ट्रक्चर की। बाकी सभी चीजें वही है, थोड़ा थोड़ा जो बदल गई चीजें देखिए। पहले जो फ्लेम से हुआ करता था, जो फ्लेम से पहले हुआ करता था, दो थे।
स्पोरोसिस्ट लार्वा में 2, उसके पहले जो था मेरिस्टेडियम में 1, स्पोरोसिस्ट में 2। अब रेडियल लार्वा में क्या हो जाता है, फ्लेम सेल की संख्या बढ़ जाती है, ये ब्रांच हो जाता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। देख लीजिए, मैं एक अलग कलर से बना दे रहा हूँ इसको भाई। ये ग्रीन कलर से बना दिया, देखिए ये फ्लेम सेल है, संख्या बढ़ गया देखिए। और ये एक्सक्रेटरी पोर से अलग अलग, दोनों तरफ का अलग अलग एक्सक्रेटरी पोर वहां से बाहर खुलेंगे। लेकिन प्रत्येक साइड में, इस साइड में जितना भी फ्लेम सेल है, एक कॉमन एक्सक्रेटरी पोर या नेफ्रिडियोपोर से बाहर खुलेगा, इधर वाला भी कॉमनली एक नेफ्रिडियोपोर या एक्सक्रेटरी पोर से बाहर खुलेगा। देखिए भाई, ये हो गया, मैं लिख दे रहा हूं इसको, एक प्रत्येक तरफ का कॉमन है एक्सक्रेटरी पोर या नेफ्रिडियोपोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फ्लेम सेल की संख्या बहुत सारे हैं, क्योंकि ब्रांच हो गया, डिवाइड हो गया है ना। ये फ्लेम सेल्स, जर्म बॉल मिलते हैं यहाँ पर। देखिए पूरे बॉडी के अंदर क्या है, जर्म बॉल भरा पड़ा है। मैं इसको अलग कलर से करता हूँ, देखिए ये लाल कलर से कर दिया, सब जर्म बॉल है। ये जर्म बॉल क्या करते हैं, सब ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग लार्वा बनाते हैं। यदि समर सीजन आए, गर्मी सीजन आए, तो अगला रेडियल लार्वा बनाएंगे। देखो खुद अपने आप में रेडियल लार्वा है, और फिर ये नए रेडियल लार्वा को जन्म देगा, अगला जनरेशन का रेडियल लार्वा बनाएगा, जो कि ये बर्थ पोर से बाहर निकलेगा। दूसरा, यदि विंटर सीजन है तो वो सरकेरिया लार्वा को जन्म देगा अगले जनरेशन में। ठीक, हम बात करेंगे इसके लिए आगे। ये क्या है, और जर्म बॉल पूरा पैक है, देखो पूरा भरा पड़ा है, और बीच बीच में जो भी है वो मीजेनकाइम है सब। यहाँ पर इसको अलग से कर दे रहे हैं हम लोग। ये सब क्या है, देखो जर्म बॉल, और बाकी सब तरफ क्या है, पूरी तरीके से पैक है। क्या मीजेनकाइम, जर्म बॉल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं भाई, ये छोटे छोटे सब जर्म बॉल हैं। ये पूरा बॉडी मीजेनकाइम और जर्म बॉल से पैक रहता है। जर्म बॉल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये सब जर्म बॉल हैं जो मैं कलर नहीं कर पाया हूं ना, वो सब। बस थोड़ा सा मैं कर देता हूँ कलर को, बाकी आगे जितना डायग्राम आएगा वहां पर नहीं करेंगे हम लोग। चलिए ये हो गया। और जो हमारे पास यहाँ पर कॉलर था, मैं कॉलर को अलग कलर से कर दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया। और यहाँ पर लेपेट्स को भी अलग कलर से कर दे रहा हूँ मैं इसको समझाने के लिए। ये स्थिति थी किसकी, रेडियल लार्वा की। ठीक, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा गजब तरीके से डेवलप रहता है। देखिए कि मौत के बाद आपको फेरिंग्स दिखेगा, क्या दिखेगा भाई आपको, मौत के बाद फेरिंग्स दिखेगा, देख पा रहे, देखिए तो ये अलग कलर से बना दे रहे, रेड कलर से लिख दे रहे। चलिए ये फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स बड़ा स्ट्रांग होता है, मस्कुलर फेरिंग्स। उसके नीचे देखिए तो फेरिंग्स में ही जुड़े हुए कुछ सेल्स दिख रहे हैं आपको, देखिए फेरिंग्स से जुड़े कुछ सेल दिख रहे हैं, ये सेल यूनिसेलुलर है, और ग्लैंड सेल है कुछ, यहाँ से केमिकल जूस निकालते हैं, तो उसको बोलते हो क्या, फेरेंजियल ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड है, एक कोशिकीय, यहाँ देखना एक एक कोशिका के बने हैं, देखिए यहाँ 4 ग्लैंड दिख रहे हैं आपको, फेरेंजियल ग्लैंड होता है। ठीक, उसके नीचे यदि हम आते हैं तो आपको गट दिखेगा, इसका गट मतलब इसका एलिमेंट्री कैनाल समझ लीजिए आप।
ये पूरा गट है, देखिए जो दिख रहा है ना, ये गट। गट जो है सिंगल लेयर का सेल का बना होता है। देखिए एक ही लेयर सेल दिख रहा है आपको भाई, सेल में कई सारे लेयर नहीं दिख रहे हैं, एक ही लेयर का ये गट बना हुआ है, सिंगल लाइनिंग गट। कमेंट पढ़ लेते हैं, चलिए देखिए। माउथ होता है एंटीरियर एंड पर, सबसे ऊपर की तरफ। कॉलर ए रिंग ऑफ मस्कुलर स्वेलिंग नियर एंटीरियर एंड। देखिए आगे की तरफ एक मस्कुलर स्वेलिंग है, इसको क्या बोलते हो आप? ये देखिए ये फेरिंग्स है, उसी में फेरिंजियल ग्लैंड लगे हुए हैं। बर्थ पोर परमानेंट लिटिल बिहाइंड द कॉलर। बर्थ पोर की देख लें आप, बर्थ पोर कॉलर के छोटा थोड़ा सा नीचे है और हमेशा के लिए बना हुआ है, पार्ट टाइम टेम्परेरी नहीं है। लेपर्ड्स की बात करें, ए पेयर ऑफ प्रोजेक्शन आल्सो कॉल्ड प्रोक्रूस्कुला, प्रोक्रूस्कुला वेंट्रोलेटरली नियर द पोस्टीरियर एंड। बिल्कुल पीछे की तरफ देखिए, ये वेंट्रोलेटरल भाग पर सिचुएटेड है और मस्कुलर है, बड़ा स्ट्रांग रहता है बोलो में। ये मूवमेंट में ये और कॉलर दोनों जो होते हैं ना, ये रेडियल लार्वा को मूव करने में, कहाँ पे मूव करने में? सेकेंडरी होस्ट के बॉडी के अंदर टिश्यू में मूव करने में मदद करते हैं। कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, रिलैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन रिलेशन होता है तो धीरे धीरे इनका बॉडी आगे की तरफ बढ़ते जाता है। बॉडी वाला भी बोला हूं मैं, बिल्कुल सेम होता है। बॉडी वाला किसकी तरह होता है? यूजुअली जैसे होता है बाहर में क्यूटिकल क्लियर, फिर मस्कुलर क्लियर, उसमें फिर आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, और उसके नीचे में एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। ये हो गया। अगला कमेंट देखें, माउथ के बारे में थोड़ा जान लें। मैं भी बोला हूं माउथ लीड टू ए शॉर्ट मस्कुलर फेरिंग्स, अभी बोला हूं, फॉलोड बाय एन इलोंगेटेड सैक लाइक इंटेस्टाइन, एंटेरॉन या गट लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ सेल। अभी बोला हूं मैं, सबसे आगे की तरफ माउथ है, उसके बाद फेरिंग्स है, उसके नीचे गट है, गट मतलब इंटेस्टाइन समझ लीजिए इसको आप, और ये सिंगल लेयर का बना हुआ है। अगले कमेंट तरफ जाएं, न्यूमेरस यूनिसेलुलर फेरिंजियल ग्लैंड ओपन इनटू फेरिंग्स। देखिए अभी बोला हूं मैं, कई सारे यहाँ पर फेरिंजियल ग्लैंड पाई जाती हैं, लेकिन प्रत्येक ग्लैंड एक एक सेल के बने होते हैं, तो ये सब क्या हो गए? यूनिसेलुलर हो गए। Protonephridia divide further and form a much branched system. However, all the flame cells of each side open out through a common excretory pore. क्या बोला? प्रोटोनेफ्रिडिया जो फ्लेम सेल है ना, उनको प्रोटोनेफ्रिडिया बोला गया। लिख दे रहा हूं मैं, चलिए प्रोटोनेफ्रिडिया बोलो या फ्लेम सेल लिखी है ना, याद रखना उसको। ये प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल जो है वो संख्या में बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि उसमें डिवीजन हो गया, पहले दो दो हुआ करते थे, अब ज्यादा हो गए। लेकिन वो जो ज्यादा बने हैं, जिस साइड के हो उस साइड में एक कॉमन एक्सक्रेटरी पोर के द्वारा बाहर खुलते हैं, या नेफ्रिडियो पोर के द्वारा बाहर खुलते हैं। अगला, बॉडी ऑफ लार्वा इज पैक्ड विद जर्म बॉल एंड मेसेंकाइम। अभी बोला हमने, पूरा बॉडी किसके द्वारा पैक रहता है? जर्म बॉल रहता है और मेसेंकाइम रहता है। ये यहाँ पर मैं मेसेंकाइम लिख देता हूँ, चलिए मेसेंकाइम हो गया। अगला, रेडिया मूव थ्रू द होस्ट टिश्यू ऑन विच इट आल्सो फीड। अब क्या बोल रहे हैं? जब ये सेकेंडरी, ये होस्ट का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी होस्ट है भाई, स्नेल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट होस्ट जिसको बोलते हो आप। कहां पर है स्नेल के? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही याद रखना। तो जब भी रेडिया मूव करेगा अपने होस्ट बॉडी के मसल्स में, मतलब मांस में, तो वो भोजन करेगा भाई, न्यूट्रिशन लेगा। क्यों? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, देखिए माउथ है, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बना हुआ है। तो ये सेकेंडरी होस्ट के या इंटरमीडिएट होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में रह के भोजन पानी करेगा। जब मूव करेगा तो कॉलर और लेपर्ड्स मदद करेंगे। मूवमेंट ऑफ ब्रॉट अबाउट बाई मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बॉडी एडेड बाई कॉलर एंड लेपर्ड्स। अभी बोला हूं मैं, जब भी मूवमेंट करेगा
सेकेंडरी होस्ट के बॉडी के अंदर, तो कॉलर और लेपर्ड्स ही मूव करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, तो धीरे धीरे रेडियल लार्वा आगे बढ़ते जाएगा। मूविंग रेडियाई एंटर वेरियस ऑर्गन ऑफ स्नेल बट प्रीफर टू माइग्रेट टू इट्स डाइजेस्टिव ग्लैंड। और ये सबसे ज्यादा कहां पे प्रीफर करता है रहना? बॉडी के बहुत पार्ट पे घूमता है, लेकिन ज्यादा प्रीफर कहां करता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन वहां पर बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। समझ रहे हो ना? डाइजेस्टिव ग्लैंड के पास क्यों मिल जाएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे, तो स्नेल मतलब मोलस्का या स्नेल बोलूं, जब अपना भोजन को पचा रहा होगा, तो जो डाइजेस्टेड फूड होंगी डाइजेस्टिव ग्लैंड के आसपास मिलेंगी, तो डायरेक्ट उनको एब्जॉर्ब कर लेगा कौन? रेडियल लार्वा। इसलिए वो कहां पर ज्यादा प्रीफर करेगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड को, वही के आसपास ही रहेगा। तो जहां भी मूव कर रहा होगा, ये अपने कॉलर और लेपर्ड्स की वजह से मूवमेंट कर रहा होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ो। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कौन सा लार्वा है? रेडियल लार्वा। ये पूरा प्रोसेस कहां चल रहा है? सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में चल रहा है, इसको याद रखना। चलिए, अब मैं बोल रहा हूं कि जब ये, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए यहां पर, इन द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ सेकेंडरी होस्ट, या क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट होस्ट, बोले तो स्नेल, उनमें, उनके बॉडी में हो क्या रहा है? रेडियल लार्वा अब एक नए लार्वा को बनाएगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पे? कौन सा सीजन चल रहा है, तो सीजन के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। तो चलिए, अगर मैं बोलूं कि भैया यदि समर सीजन चल रहा है, ठीक, तो ड्यूरिंग समर मंथ, गर्मी सीजन चल रहा है, तो क्या होगा कि रेडिया, ये खुद रेडियल लार्वा है, और इसके अंदर जो जर्म बॉल है ना, वो जर्म बॉल रेडियल लार्वा में बदल जाएंगे, अगली जनरेशन के रेडियल लार्वा बनाएंगे। इसके अंदर जो जर्म बॉल है, देखिए ये वो बदल जाएंगे किसमें? नेक्स्ट जनरेशन के रेडियल लार्वा में। ये डाटर रेडियल लार्वा लिखा है, रेडियल लिखा है ना, तो डाटर रेडियल लार्वा है। कब होता है ये? ड्यूरिंग समर सीजन। और समर सीजन में तभी बदलेंगे जब इनको अच्छा खासा भोजन मिलेगा, फूड अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशन बहुत बेहतर होगा। मतलब मोलस्का, जिस मोलस्का के अंदर है ये, वो मोलस्का हेल्दी होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत होंगे, तो उनको खा करके ये रेडियल लार्वा बदल जाएगा किसमें? मतलब रेडियल लार्वा के अंदर जो जर्म बॉल है, वो बदल जाएंगे किसमें? अगले जनरेशन के रेडियल लार्वा में। मैं डायग्राम को कर रहा हूं, देखो ध्यान से। एक जर्म बॉल था, और वही जर्म बॉल बदल के देखो तो ये रेडियल लार्वा में। समझ में आ रहा है ना? तो रेडियल लार्वा ने नए जनरेशन के रेडियल लार्वा को जन्म दिया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, जनरेट या प्रोड्यूस न्यू जनरेशन ऑफ रेडियल लार्वा। क्लियर?
और किधर से निकलेगा, बन जाएगा तो बर्थ पोर से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा तो जाएगा कहाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही। क्यों, क्योंकि रेडियल लार्वा कहाँ पे है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में है। किसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में, स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड में है भाई। ये देखो, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में है स्नेल के, तो उसके अंदर जो भी रेडियल लार्वा बन रहा है नया वाला निकलेगा इससे बर्थ पोर से बाहर, तो कहां जाएगा, फिर वही डाइजेस्टिव ग्लैंड में ही जाएगा। बातों को समझने का प्रयास करना। ये तभी होगा जब न्यूट्रिशन अच्छा खासा रहेगा। ये अब दूसरा है, दूसरा कंडीशन है ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठंड महीने में क्या होगा। ड्यूरिंग विंटर मंथ या सीजन जो बोलो आप, ठंड का मौसम जब आएगा तब क्या होगा। ये हो गया। तो क्या होगा देखिए, जो जर्म बॉल हुआ करता था अंदर अभी पहले, वो जर्म बॉल समर सीजन में रेडियल लार्वा बना रहा था, लेकिन जब विंटर सीजन आया तो उसने बनाया सर्केरिया लार्वा। अब बदल गया चीजें भाई। अब देखिए, अब मैं ये बना दिया सर्केरिया लार्वा। देखिए ये प्रोड्यूस न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, न्यू लिखो या नेक्स्ट लिखो, मतलब देखिए यहाँ पर मैं नेक्स्ट ही लिख दे रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सर्केरिया लार्वा। इससे ऊपर वाले को भी लिख देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेडियल लार्वा। तो बताइए, यहाँ पर जो दो दो कंडीशन यहाँ पर बन रहा है, तो समर सीजन में क्या हो रहा है, एक नया रेडियल लार्वा बन रहा है, और ये जो नया रेडियल लार्वा बनेगा वो अपने पेरेंट के जैसे ही दिखेगा। मॉर्फोलॉजिकली तो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट जैसे होगा, लेकिन विंटर सीजन में जो बनेगा सर्केरिया लार्वा, वो अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल अलग दिखेगा। ये जो सर्केरिया लार्वा बनेगा ना, वो बिल्कुल अपने एडल्ट के जैसे दिखेगा, फेसियल हाइपेटिका के एडल्ट के जैसे। मेरी बात को समझे, किसके जैसे दिखेगा, फेसियल हाइपेटिका का जो स्ट्रक्चर हमने शुरू में पढ़ा था उसके जैसे दिखेगा। तो रेडियल लार्वा से समर सीजन में रेडियल लार्वा बनता है, और वो नया जो बना हुआ है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे दिख रहा है। लेकिन विंटर सीजन में रेडियल लार्वा से जो सर्केरिया लार्वा बनता है वो बिल्कुल अपने एडल्ट के जैसे दिखता है। एडल्ट मतलब फेसियल हाइपेटिका जैसे। रुको, मैं इसको अलग कलर लेके करता हूँ। ऐसे कह दे रहे हैं ऊपर। ये लोग निकलेंगे कहां से, बर्थ पोर से निकलेंगे। बर्थ पोर कहाँ है बोलने पर, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये बर्थ पोर है, देखो ये बर्थ, ये यहां से निकलेंगे। समझ में आया कुछ। कमेंट देखिए, ड्यूरिंग समर मंथ व्हेन सफिशिएंट नरिशमेंट इज अवेलेबल, खाना पीना ठीक ठाक है, किसके लिए, रेडियल लार्वा के लिए। कहाँ पे है ये, सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में है, वहां पर अच्छा खासा भोजन मिल रहा है। तो जर्म बॉल ऑफ रेडियल लार्वा या रेडियाई गिव राइज टू ए सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडियाई या रेडियल लार्वा, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसे दिखे। रेडिया से रेडिया बन रहा है तो पेरेंट जैसे दिखेगा। ड्यूरिंग विंटर सीजन या विंटर मंथ जर्म बॉल ऑफ रेडियाई ऑफ सेकेंड जनरेशन डेवलप इनटू लार्वा ऑफ द नेक्स्ट स्टेज नोन एज सर्केरिया लार्वा। अगला जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, सर्केरिया लार्वा बनेगा।
से बना देते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, ये रेडिया से रेडिया बन रहा है, डायग्राम को ध्यान देना। रेडियल लार्वा में रेडियल लार्वा बन रहा है, देखिए ये, इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, कौन सा सीजन का है ये, रेडियल लार्वा में रेडियल लार्वा बन रहा है, ये कौन सा सीजन हो जाएगा, समर सीजन, खाना पीना ठीक ठाक है। और रेडियल लार्वा से कौन सा लार्वा बन रहा है, नया लार्वा, हेलाहेपेटिका का नया लार्वा, सरकरिया लार्वा, इसका मतलब ये है विंटर सीजन का। तो मैं इसको लिख दूं ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर। ठीक, तो हमारा कहानी कहां तक पहुंच गया, देखो मैं थोड़ा अब कहां पे आता हूं, लाइफ साइकिल का जो डायग्राम इकट्ठा जो दिख रहा है, मैं वहीं पे आ रहा हूं। ये हमने यहां से शुरू किया, कैप्सुलेटेड एग से शुरू किया, वहां से मैच्योर हुआ, मेरा हिडन लार्वा बना, तैरते तैरते सेकेंडरी होस्ट के पास गया, सेकेंडरी होस्ट के पास जाने के बाद वो चला गया मसल्स में, मांस में, वहां पर जाके स्पोरोसिस्ट में बदला, स्पोरोसिस्ट जाके रेडियल लार्वा बनाया, और रेडियल लार्वा से क्या बनेगा अब, सर्करियल लार्वा बनेगा, क्योंकि रेडिया से रेडिया बना तो फिर तो वही घूमते रहेगा, लेकिन जब रेडिया से सर्करिया बनेगा तो ये सर्करिया बनते ही वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, सर्करिया लार्वा। तो हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो सर्करिया लार्वा का बनना, मेटा सर्करिया लार्वा का बनना और इन्फेक्शन होना, ये तीनों चीजों को एक साथ कवर करेंगे हम। मतलब स्नेल से निकल के फिर जाके कहां पे अटैक करना, प्राइमरी होस्ट को, ये तीनों चीजें एक ही लेक्चर में आएगा। ठीक, सुन पा रहे हैं आप लोग, तीनों को एक Yes, में sir. रखेंगे। हाँ, स्नेल से, क्योंकि वहां थोड़ा बड़ा चलेगा, लंबा चलेगा, अभी थोड़ा लंबा है ये जो हमारा टॉपिक है ना, सर्करिया लार्वा थोड़ा लंबा है, तो मैं चाहता हूं कि वो उस क्लास में रहे, तो आगे का दो जो छोटे छोटे उसको भी शामिल कर लेंगे, तो इकट्ठा क्या वो एक क्लास में आ जाएगा सब। ठीक है, और आज का मौसम भी यहाँ ठीक नहीं है, बहुत पानी गिर रहा है, बिजली कड़क रहा है ना। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।